डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। बच्चों, आज का जो हमारा प्यारा टॉपिक है वह टॉपिक है क्या है? वर्णमाला। आज हम सीखेंगे कि वर्णमाला क्या होता है और यह किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से हम फूलों को इकट्ठा करके उसकी माला बना देते हैं तो माला कहलाने लगता है, उसी प्रकार से वर्णों का एक ऐसा समूह जो सही अर्थ प्रकट करे वही हमारा क्या है? वर्णमाला हो जाता है। वर्ण का जो दूसरा अक्षर है वह जो है क्या है? उसे अक्षर भी कहते हैं, चाहे आप वर्ण कहिए चाहे आप इसको अक्षर कहिए। तो इस प्रकार से जो है जो वर्णमाला है उसकी परिभाषा क्या होगी? वर्णों या अक्षरों का वह क्रमबद्ध समूह जो किसी भाव को स्पष्ट करता हो, जो किसी भाव को स्पष्ट करता हो। जैसे मैंने मान लिया क हो गया, म हो गया और ला हो गया। इसमें जो है तीन प्रकार के वर्ण है, वे तीनों मिला दोगे हमारा क्या है? एक कमल। कमल हमारा शब्द बन जाएगा, ठीक है ना। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध तरीके से आपस में जुड़ करके एक सही भाव वाला जो है शब्द बना दे, उसे क्या है? वर्णमाला कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में जो वर्णमाला है वह दो प्रकार का होता है। हिंदी में जो वर्णमाला है वह क्या है? दो प्रकार का होता है, स्वर होता है और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वर होता है और क्या होता है? व्यंजन होता है। अब आप देखिए, मैंने आपको बता दिया कि स्वर जो है कितना होता है? 11। स्वर कितने होते हैं? मैंने पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया हूँ स्वर व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? कुल मिलाकर के 11 स्वर होते हैं। लास्ट में अंग और अह को छोड़ दिया जाता है। जो हमारा अंग आता है स्वर में, जो हमारा अंग बचता है, इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, इसकी जो बिंदी है वो ऐसे लगती है, इसकी जो बिंदी है वह ऐसे लगती है, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार के कुछ उदाहरण है, जैसे मैंने लिख दिया हंस, हंस हो गया, वंश हो गया, रंग हो गया। देखो, इस पे अनुस्वार वाली इसमें क्या है? बिंदी इसमें लगी हुई, ठीक है ना। और अंत में क्या है? विसर्ग, जो हम पढ़ते हैं अंग अह। विसर्ग वाला हमारा ऐसे होता है विसर्ग। अब विसर्ग वाला शब्द कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए आपका हो गया प्रातः, और क्या हो गया? अतः, और क्या हो गया आपका? राम, है ना। तो ये सभी क्या है? हमारे विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो अनुस्वार कितने होते हैं? एक होते हैं। विसर्ग कितने होते हैं? एक होते हैं। और जो स्वर है वह कितने होते हैं? 11 होते हैं। जब अंग और आह को मिलाकर पूछेंगे तब जो हमारा क्या हो जाएगा? 13 स्वर हो जाएंगे। वरना जो हमारा क्या है, जो एग्जाम पूछे स्वर कितने होते हैं, तो 11 ही स्वर होते हैं, आ से लेकर के। ठीक है, तो अंग और अ जो है नहीं होगा, और बाकी सभी क्या है? हमारा स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं आप समझ लीजिए। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं उसकी परिभाषा ये बनेगी कि वे ध्वनियां जिसको पढ़ने में या वे अक्षर जिसे पढ़ने में किसी व्यंजन की क्या है? सहायता न लिया जाए। किसी व्यंजन की सहायता न लिया जाए उसी को क्या है? स्वर कहा जाता है। स्वर जो है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर को पढ़ने में ना किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं? अगर आप व्यंजन पढ़ोगे तो उसमें जो है स्वर उसमें जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ क, जो क में आ रहा है, आप ग पढ़ो तो भी आ रहा है। तो ऐसे व्यंजन में क्या है? व्यंजन किसी स्वर की सहायता से बोली जाती है, और जबकि जो स्वर है ये व्यंजन की सहायता से नहीं बोली जाती। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होते हैं जो अपने आप ही बोले जाते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर के जो है, स्वर के जो है तीन भेद होते हैं। पहला हमारा है, स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर है, ठीक है। और हमारा जो दूसरा है, दूसरा हमारा स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है। और जो तीसरा हमारा है वह क्या है? प्लुत स्वर, ठीक है। अब आप ध्यान समझिए, स्वर के तीन भेद होते हैं। हर्ष स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और प्लुत स्वर हो गया।
देखिए हर्ष स्वर उसे कहते हैं ऐसे वर्ण जिसको पढ़ने में बहुत ही कम समय लगता हो। जैसे हम अ से लेकर के अ तक पढ़ते हैं, है ना, जितने हमारे 11 स्वर हैं, तो 11 स्वर में जितने छोटे हैं, जैसे मान लीजिए छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, है ना, छोटा ऊ हो गया, तो जिसको पढ़ने में कम समय लगे वही हमारे क्या है, हर्ष स्वर के अंतर्गत क्या है, रखे जाते हैं। छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, है ना, तो ये क्या है, जिससे पढ़ने में कम समय लगता हो, ठीक है ना। ये स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उसे क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। इसका नाम है दीर्घ माने बड़ा है। तो दीर्घ स्वर मतलब क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या है, इससे ज्यादा समय लगे। वे स्वर जिसके उच्चारण में क्या है, या ह्रस्व से ज्यादा समय लगे। अब जैसे दीर्घ है मतलब क्या होगा, जितने इसमें बड़े आ जाएंगे, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ओ भी हो गया, ओ पढ़ने समय लगता है, औ भी हो गया, है ना, ए भी हो गया। तो ऐसे जो है क्या है, ए भी हो गया और ये भी ए आई दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर में क्या होता है, उस वर्ण को पढ़ने में समय ज्यादा लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या है, हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और लास्ट हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसमें लगभग पढ़ने में हर्ष से दीर्घ से ज्यादा समय लगता हो, ठीक है ना। खासकर इसका जो प्रयोग है, हम पुकारने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए प्लुत स्वर का जो चिन्ह है, आप समझ लीजिए वो यस की तरह होता है। प्लुत स्वर का जो चिन्ह है क्या है, प्लुत स्वर का जो चिन्ह है वो यस की तरह होता है। इसका प्रयोग हम ज्यादातर बुलाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं राम, हम बुलाते हैं राम, है ना। तो ऐसे ही, या जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ओम, ठीक है, और जैसे हमने कह दिया सुनो, है ना। तो ये इनका चिन्ह का जो यस की तरह लिखा जाता है प्लुत स्वर, इसको पढ़ने में जो है काफी समय लगता है। और ये जो प्लुत स्वर होते हैं ये खास करके जो है किसी को बुलाने के लिए क्या है, इसके प्रयोग में किए जाते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया स्वर के भेद हो गए। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया अयोग वाह किसे कहते हैं। अयोग वाह वह है कि इन वर्णों के उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन से ये अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया अंग और अ, कौन, अंग और अ, ये क्या है हमारे अयोग वाह। अंग और अ ये दोनों हमारे क्या है, मैंने बताया 11 क्या है आपके स्वर है ना। तो लास्ट में जो दो बचता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर एक शब्द हमारा आता है अनुसार, अनुस्वार, ठीक है ना। अनुस्वार वाली बिंदी मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया, ये अनुस्वार का चिन्ह है ना, लाइन उसके ऊपर बिंदी हो गया। फिर बाद एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक में उसका चिन्ह क्या है, हम ऐसे लगाते हैं, इसके ऊपर चिन्ह बिंदी लगा देते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे मतलब हो गया हमारा चांदनी हो गया, है ना। इसका उदाहरण क्या हमारा हो गया, जैसे चांदनी हो गया। और मान लीजिए दांत हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा हमारा, मूछ हो जाएगा। तो ये सभी क्या है जो है अनुनासिक के उदाहरण है। विषय को मैंने आपको बता दिया। और एक शब्द और आता है आगत ध्वनि, आप समझ लीजिए आगत ध्वनि। देखिए आगत ध्वनि का जो प्रयोग है, यह आगत मतलब विदेशी है, ठीक है ना। और आगत ध्वनि का प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है बॉल, ये जो ऊपर लगा दिया, ये जो लगा दिया, इसे क्या हो गया हमारा इंग्लिश में बदल जाएगा, ठीक है। डॉक्टर हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है ना। तो आगत शब्द का जो प्रयोग है हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिखने के लिए होता है। यानी आगत ध्वनि मतलब वे ध्वनियाँ होती हैं जो विदेशी शब्द होते हैं, हम उसको अपने भाषा में क्या है यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया क्या, स्वर के भेद हो गए, ठीक है। बस आज की वीडियो में बस इतना है, ठीक है। और अगला जो टॉपिक बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है।